तो हाँ हाँ, तो इकोनॉमिक सर्वे का आज चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7th हो गया था लास्ट वीक, 8th हो गया था, 9th हो गया था और 10th हो गया था। ठीक है, इन चैप्टर्स में लास्ट 4 चैप्टर में कोई डाउट हो तो सर किसी बच्चे को, एनीवन? लास्ट 4 चैप्टर में नोट्स बना रहे हो यार साथ ही साथ आप लोग? क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो यार आपको दिक्कत हो जाएगी, बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार इकोनॉमिक सर्वे ऊपर से निकल रहा है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि सभी के सभी साथ ही साथ नोट्स बनाएं, तभी बेटर होगा। ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा बाद में पढ़ने का ना, समझ नहीं आएगी एक्चुअली। बेशक देख देख के जो का तो उतार लो। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 7 नहीं भेजा, अभी भेज देते हैं देवी जी। और बताओ, मेरे को लग रहा है यार भेजा होगा यार, नहीं भेजा तो कोई नहीं, दोबारा भेज देंगे। ठीक है, उन बच्चों का तो भाई साहब इतना शॉर्ट टेम्पर है, मतलब बच्चे, एक बच्चे ने क्या किया कि मेरा, अब जैसे कई बार क्या होता है, सपोज अब हमारी क्लास चल रही है, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप में से किसी का नेट स्लो हो जाए या नेटवर्क इशू आ जाए, ऐसा होता होगा आप में, है ना? ठीक है, अब उनमें से कुछ 2-3 बच्चों के नेटवर्क इशू आ गए, ठीक है, उनका नेट नहीं चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया भाई साहब, इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया कि मैं इतना सिंसियर, वही वो जो लीडर है ना एक, उसने पैराग्राफ लिख दिया कि मैं भाई साहब सोफिया इंस्टीट्यूट वालों को दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के नेटवर्क इशू आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ, तो इस तरह की क्लास में अगर दिक्कत आएगी तो मैं नहीं पढ़ सकता। टीचर की तरफ से कुछ नहीं आ रही दिक्कत, मतलब बच्चे की तरफ से आ रही है, उस केस में कंप्लेंट कर रहा है। हाँ सर, आई गोट अ जॉब एज अ साइंस मिस्ट्रेस। ओह कंग्रेचुलेशन। बाय द वे साइंस मिस्ट्रेस बोले तो, साइंस मिस्ट्रेस मीन्स, अच्छा साइंस मैम, साइंस की टीचर बन गए हो आप, तो ऐसा बोलो ना, तो ऐसा बोलो ना। मैं क्या पता नहीं देवी जी इसरो में लग गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया देवी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कहाँ पे, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में? अच्छा गवर्नमेंट जॉब, अरे वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशन देवी जी, सही है यार, बहुत बहुत बधाई हो। तो बहुत अच्छी बात है यार, हमारे साथ जितने तेजस्वी लोग हैं, वाकई में तेजस्वी लोग हैं। सो एनीवेज, अच्छा हाई स्कूल में लगी है, बहुत अच्छी बात है देवी जी। अच्छा पूछ रही है, अब क्या पूछ रही है, मतलब मेरे को समझ नहीं आया, वो बता रही है कि मेरी जॉब लगी है, ये कहना चाहते हो आप? है देवी जी, यही कहना चाहते हो आप? मैंने सही समझा? गुड मॉर्निंग तमन्ना, गुड मॉर्निंग पारुल। देवी जी, हाँ मैम की जॉब लगी है, वो बता, पूछ नहीं रही है, वो बता रही है। हाँ हाँ, वही वो बता रही है कि मेरी गवर्नमेंट टीचर की जॉब लगी है हाई स्कूल में, साइंस की, है ना? सही है ना किरण, एम आई राइट? नहीं पूछ नहीं रही, वो बता रही है बेटा, मतलब मैंने बधाई सही दी है आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन सही की है, बता रही हूँ यार तुम, वही यार बिना बता, मतलब बात मेरे से हो रही है, बीच में पता नहीं लगे हुए हैं उंगलियां घुसाने हैं, ये वो कुछ ने पूछा। अच्छा ये अभी चांदनी कहाँ से आ गई बीच में? उसे देख लो, रिश्तेदारियां निकाल रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, है क्या बात है। दीदी अगर जॉब खाली हो तो मेरे लिए भी देखना, मैं मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाती है। चलो आ जाओ यार, आ जाओ इधर क्लास में, आ जाओ, चैप्टर नंबर 6 करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, चैप्टर नंबर 7 आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 6 है सर, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि आज बहुत ज्यादा एनर्जी कंजर्व रखनी है, उन लोगों के साथ भी दिमाग खपाई करनी है, इसलिए दैट्स व्हाई। सो चैप्टर नंबर 6 सर, इसका जो नाम है वो है सर प्रोसेस रिफॉर्म्स, यानी कुछ बदलाव, कुछ नीति में कुछ बदलाव लाने हैं। ठीक है, बदलाव क्यों लेके आए जा सकते हैं आपकी लाइफ में, आप कुछ बदलाव लेके आते हो, वो किस लिए लेके आते हो? सपोज करो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मैं पहले सोप यूज करता था, शैम्पू यूज करता था, तो अभी
मैं सोप और शैम्पू नहीं यूज कर रहा, नीम से नहा रहा हूँ या व्हीट ग्रास जूस से नहा रहा हूँ, ओके, सिर धो रहा हूँ, या मैं फ्रूट्स खाता हूँ सुबह, किस वजह से? यानी पहले कुछ प्रॉब्लम होगी, पहले कुछ सपोज करो मेरी मेरे हेयर फॉल हो रहा होगा, तभी मैंने शैम्पू वगैरह छोड़ दिए, या मेरी स्किन में कुछ इश्यू होगा तभी मैं छोड़ दिए, ताकि मैं पहले से बेटर बन सकूं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पहले से बेटर बन सकूं, ठीक है। तो रिफॉर्म्स हमेशा किस लिए होते हैं, बदलाव हमेशा किस लिए होते हैं, यानी पहले से कुछ बेहतर के लिए, ओके। बेस्ट नहीं कह सकते, बेटर कह सकते हैं, ठीक है, पहले से कुछ बेटर, फिर आपको आगे कुछ और नई चीज समझ में आएगी, तो फिर और कुछ बेटर हो जाएगा, ओके। तो इस चैप्टर का जो निचोड़ है, जो जिस्ट है, वो ये है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो कह रहा है कि सही नहीं है हमारे देश का, ठीक है। यानी कि अगर आप अपने देश में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा प्रक्रियाएं से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। हमारे देश में इतनी ज्यादा, जिसको कहते हैं रेड टेपिज्म, कहते हैं रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, शायद मैंने क्लास में इस टर्म का मीनिंग समझाया था आपको। रेड टेपिज्म का मतलब, एनीवन हर्ड अबाउट दिस टर्म बिफोर? रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म के बारे में सुना आपने? रेड टेपिज्म का मतलब समझा देता हूँ। सपोज करो आप फाइल लेके गए सरकारी दफ्तर में, ठीक है, आपने दी, भैया भैया ये फाइल ले लो, ये मैंने क्या कहते हैं जीएसटी नंबर लेना है। तो कहेगा, मुंह में उन्होंने पान डाला होता है, गंदी सी शक्ल होती है उनकी, चेहरे पे झुर्रियां होते हैं, ठीक है, और इतने इतने बड़े पेट होते हैं, आगे 3 किलोमीटर उनका पेट पेट होता है। तो ऐसे एक काम करिए, शुक्ला जी के पास चले जाइए, ऐसे देखे होंगे आपने सरकारी। तो आप जाओगे शुक्ला जी के पास, शुक्ला जी उससे भी बड़े बकैत, आप उनके पास जाओगे कि शुक्ला जी ये माथुर जी ने भेजा है फाइल लेके, उनके पास जाओगे तो शुक्ला जी आपको कहेंगे एक काम करिए, उनके पास चले जाइए। तो इस तरह आप पागलों की तरह चक्कर काटते रहोगे। इवन की बैंक में होता है, स्पेशली एसबीआई बैंक में होता है, कभी चले जाना, इस तरह की औरतें बैठी होती है, भाई साहब नाभि तक उनकी झुर्रियां आई होती हैं, सीरियसली, वो बिठा रखी होती है, और भाई साहब लगी होती है धीरे 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 बटनों पे, ABCD ढूंढ रही होती है कीबोर्ड पे, ऐसी ऐसी बुढ़ी औरतें बिठा रखी होती हैं, ठीक है। तभी जैसे हमारे जैसे जवान लौंडों को जॉब नहीं मिल पाती। सो एनीवेज, तो जो ये फाइल इधर से उधर जाती है सर, उसको रेड टेपिज्म कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब रेड टेपिज्म होगा, जब आपकी फाइल, आपकी कोई भी, आपको कुछ काम नया खोलना है, ठीक है, उसमें इतनी ज्यादा देरी लगेगी तो आप भी इरिटेट से हो जाओगे, है ना। कई बार आपने बैंक में जाते हो, मम्मी पापा भेज देते होंगे आपके कभी, तो काफी इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि अरे यार क्या मम्मी, यार क्या ये सरकारी बैंक, इससे बढ़िया HDFC में खुलवा लो, ICICI में खुलवा लो, वहां पे तोतापरी लड़कियां बैठी होती है, कम से कम टाइम पास तो हो जाता है, भले देर लग जाए, हालांकि देर लगती नहीं है वहां पे, फटाफट हो जाता है काम, ठीक है। तो हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इतना बुरा हाल है सर, कि अगर आप हमारे देश में, अगर सपोज आप कोई बिजनेस खोलते हैं और कल को आप उस बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, उस बिजनेस को बंद करने के लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने पड़ेंगे, दुनिया जान के बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। मेरे को पता है, मेरी पार्टनरशिप फर्म थी, मेरे को उसको बंद करवाना था, तो कभी ITR पिछली लेके आओ, बैंक के डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, ठीक है, और सारा पिछले जितने भी 3-4 साल तक आपकी वो फर्म रही है, उसका सारा अकाउंट डिटेल लेके आओ, रिसिप्ट्स लेके आओ। लाइक नेम चेंज नहीं, कंपनी बंद करवा रहे हो, सपोज करो आपकी सोफिया के नाम से आपकी कंपनी है, ठीक है, आप सोफिया का नाम चेंज करके, कंपनी चेंज करके, सपोज करो आप ये बनाते हो, फाइल्स बनाते हो, ठीक है, फाइल्स की कंपनी बंद करके आप अब मोबाइल की कंपनी बनाना चाहते हो, ठीक है, शिफ्ट होना चाहते हो, आप वो पुरानी कंपनी बंद करना चाहते हो क्योंकि आपकी पार्टनरशिप फर्म थी, है जो भी कुछ दिक्कत आई, ठीक है। अब उसको बंद कराने के लिए इतना लंबा प्रोसीजर है कि इसलिए कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना इंडिया में क्या कहते हैं, ठीक नहीं है। मतलब बिजनेस करना इंडिया में बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है, जैसे कि लिखा हुआ है, व्यापार में सुगमता नहीं है, ठीक है। कंपनी स्वेच्छा से भी बंद करनी हो तो 1500 दिन लग जाते हैं उसकी कानूनी प्रक्रिया से, यानी आप खुद से जाते हो ना कि अगर मेरे को अपनी कंपनी बंद करनी है, ठीक है, उसमें भी आपको 1500 दिन लग जाएंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या रेलेवेंस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए, इंडिया का रैंक क्या है, कंपोनेंट्स पता होने चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, जल्दी से बता दो फटाफट। आसान से क्वेश्चन है यार ये तो।
बताओ बताओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? अरे पेपर में कई बार आया है क्वेश्चन प्रीलिम्स में। भाई आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो? मेरी आवाज कान में जा रही है? क्या हो गया, हाथों में पोलियो हो गया क्या तुम्हारे, लिख नहीं पा रहे क्या? हाँ तो बेटे ये सवाल पूछा है ना, इसका जवाब है क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार हरमन, वेरी गुड। ठीक है, अरे ये छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, जब मैं चैप्टर करवा रहा होता हूँ इन बिटवीन अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन रेज करता हूँ तो यू हैव टू जॉट डाउन ऑन द वाइट पेपर। ठीक है, और इन केस उससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये आपका होमवर्क होता है कि आपको लिखना है। ठीक है, जाके तो प्लीज मेक दिस श्योर कि इस चीज पे ध्यान दें। ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में जीएस पेपर 2 में पॉलिसी स्कीम्स और डिजाइन इंप्लीमेंटेशन है। ओके, 63rd, वेरी गुड। ठीक है, ये इंडिया का रैंक है 63rd ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और जीएस पेपर 3 में प्लानिंग, ग्रोथ और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में कहता क्या है सर, इस चैप्टर में कहता है कि नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन वाइंडिंग अप द कंपनी। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई अपनी कंपनी वाइंड अप करनी है, यानी अपनी कंपनी बंद करनी है, ठीक है, तो उसको वाइंड अप करने में यानी उसको बंद करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है 1500 से ज्यादा दिन लग जाते हैं सर आपको, इफ कंपनी टू अंडरगो वॉलंटरी लिक्विडेशन। अगर आप अपनी इच्छा से अपनी कंपनी बंद करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 1500 दिन लगेंगे। भाई साहब बड़ी वसूली वाला काम है। आपको सीए को ना वो एक वो बना के देनी पड़ती है, वीडियो भी बना के देनी पड़ती है, जिसमें एक डिजिटल सिग्नेचर करके एक चीज होती है। ठीक है, मतलब कि जिसमें आपको आप खुद ये कहते हो कि हाँ यार ये मेरी कंपनी है, मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। ठीक है, अलग से स्पेशल वीडियो बना के भेजनी होती है आपको, 3 से 5 मिनट की। ठीक है, आपके घर में कोई बिजनेस वाला होगा उसको पता होगा ये सब चीज। ठीक है, so if company want to go undergo under voluntary liquidation, ठीक है, तो उसको 1500 से ज्यादा दिन लगेंगे। एंड इट टेक्स अराउंड 1570 डेज टू फिनिश द पेपर वर्क। 1570 दिन लगेंगे भैया पेपर वर्क खत्म करने की। तो ये जो कुछ फैक्ट्स है ना, जैसे कि 1500 से ज्यादा दिन, 1570, ठीक है, ये आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप मेंस पेपर में लिख सको। प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा आपको कितने दिन लगेंगे, ये आपको मेंस के लिए फोल्डर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अच्छा 1400 से ज्यादा दिन लगेंगे। इट टेक्स अराउंड मोर देन 1400 डेज टू रिजॉल्व अ कमर्शियल डिस्प्यूट। अगर आपका डिस्प्यूट है, सपोज करो आपने पार्टनरशिप फर्म खोली, ठीक है, अपने दोस्त के साथ। ठीक है, अब हुआ क्या सर, आपकी बनी नहीं उसके साथ और आपकी फर्म वो बंद हो गई है। ठीक है, बंद करना चाहते हो तो ये कमर्शियल डिस्प्यूट में आ जाएगी। ठीक है, तो उसको 1400 से ज्यादा दिन लगेंगे, वाइल ओनली 120 इन सिंगापुर। सिंगापुर में सिर्फ 120 दिन। समझ रहे हो सर, तो कितना फर्क है सर, अराउंड 4 महीने में आपकी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। और हमारे देश में देख लो 1400 से ज्यादा दिन। ठीक है, अ, तो उसका कारण क्या है सर? एक तो ओवर रेगुलेशन, बहुत ही ज्यादा रूल्स बनाए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा दुनिया जहान के रूल्स बनाए हुए हैं। तभी जैसे हमारे जैसे यूपीएससी के बेचारे बच्चे इतने रूल्स लॉ पढ़ के पागलों का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो टू मैनी रूल्स। ठीक है, जिसकी क्या है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हर बंदा अपनी भाषा में। सुप्रीम कोर्ट का मुंह उठा के बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा था, 3-4 साल तो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर समझाने में लगा दिए कितने सारे। फिर केशवानंदा भारती केस में उन्होंने बताया कि हाँ भाई बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो बहुत सारे रूल्स हैं, उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होती रहती है बार बार। ठीक है, और जब बहुत सारे रूल्स होंगे तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है। सपोज करो हाई कोर्ट ने, आप सपोज करो कोई मुकदमा लेके जाते हो तो ठीक है, कोर्ट के पास जाते हो, हाई कोर्ट आपको अलग मुकदमा देगा। ठीक है, अलग बयानबाजी देगा। ठीक है, दूसरे ऊपर वाले कोर्ट में जाओगे और हाई कोर्ट में जाओगे वो अलग बताएगा, सुप्रीम कोर्ट अलग जजमेंट देगा। कई बार देखे ना आपने केसेस में, जैसे मर्डर केसेस होते हैं या चोरी के होते हैं या डिस्प्यूट केसेस होते हैं, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। मतलब कि बंदे की नीचे नहीं सुनवाई होती तो फिर वो उससे ऊपर वाले कोर्ट में चला जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की वजह से सबकी डिस्क्रिशन और लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी चलती रहती है। ठीक है, इतने सारे रूल्स होने की वजह से सिंपल और क्लियर रूल्स होने चाहिए ताकि आम आदमी को समझ आ सके।
ठीक है, इस चैप्टर का निचोड़ ये है बेसिकली। और वो क्या कहता है सर, यूजिंग चीपेस्ट बिडर टू अवॉइड कंट्रोवर्सी। ठीक है, इसमें इस बात पे भी ध्यान दिया गया, सपोज करो आप डीएम बन गए हो, ठीक है, सपोज करो आप डीएम बन गए हो। अब आपको सर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला सड़क बनाने का, हाईवे बनाने का, सपोज आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है। आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट आया सर कि 50 करोड़ रुपए में आपने सड़क बनानी है, ठीक है। अब आप क्या, देखो, अगर तो आप करप्ट हो गए, अगर आप हरामी हो गए, तो आप क्या करोगे, 50 करोड़ आप कहोगे कि भाई 30 करोड़ वाला बंदा ढूंढो जो हाईवे बना देगा, 20 करोड़ मैं अपनी जेब में रखूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सच्चे हो तो आप कहोगे कि अरे यार, गवर्नमेंट का इतना खर्चा क्यों करें, 30 करोड़ वाले भाई से ही बनवा लेते हैं, 20 करोड़ वापस गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप, ताकि कल को आपके ऊपर इल्जाम में ना लगे यार इतनी महंगी सड़क, अब अगर सपोज करो 60 करोड़ की सड़क बनेगी, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, लोग आप पे शक करेंगे। आपने तो अपनी तरफ से बढ़िया काम करवाने के लिए 10 करोड़ फालतू लगवाए कि यार 10 करोड़ फालतू लगेंगे, सड़क बढ़िया बन जाएगी, मतलब गड्ढे वड्ढे नहीं होंगे उसमें, ठीक है। लेकिन हुआ क्या सर, 10 करोड़ जो आपने फालतू लिए, तो डिपार्टमेंट है वो सोचेगा कि यार इसने ना, बंदे ने कुछ बीच में खाया, तो यानी दोनों तरफ से फंस जाते हो। तो जैसे कि लिखा हुआ है, लोएस्ट कॉस्ट मेथड यूज डू सो इवन इफ पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क इज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, द ऑफिसर विल एस्केप द ब्लेम ऑफ बायस और फेवर। ऑफिसर को लगता है यार, मैं क्यों, इसलिए मैं सस्ता काम ही करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को लोग ये ना सोचे इसने रिश्वत खा ली है। लिखा हुआ है ना, द ऑफिसर विल एस्केप द ब्लेम ऑफ बायस, ठीक है, कि उसके ऊपर पक्षपात का इल्जाम ना लगे बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए वो हमेशा क्या चूज करता है, लोएस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है। वो कहते हैं कि सस्ते से सस्ते में बने सड़क, ताकि मेरे ऊपर कोई भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगे। समझ आया सर, ये क्या कहना चाहता है, यूजिंग चीपेस्ट बिडर टू अवॉइड द कंट्रोवर्सी, ताकि मेरे ऊपर मतलब कोई लोग शक ना करें, मेरे ऊपर षड्यंत्र ना रचा जाए कि इस बंदे ने यार घूस खाई है, इस बंदे ने पैसे खाए हैं। ये समझ में आया? दैट्स व्हाई ही ऑप्ट द लोएस्ट कॉस्ट मेथड एंड चीपेस्ट बिडर used to do so even if poor quality of work is done, चाहे बेशक कॉन्ट्रैक्टर पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज कर दे, द ऑफिसर विल एस्केप द ब्लेम ऑफ बायस, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वो कहते हैं कि बट वी शुड आल्सो फोकस ऑन द वैल्यू फॉर मनी, कि यार काम सस्ते में भी हो जाए और बढ़िया भी हो जाए। हमारे इंडिया में क्या सोच है बेसिकली, कि बढ़िया खाना मिल जाए और सस्ते में मिल जाए, हर चीज में यही ढूंढता है ना बंदा, इंसान, कि सस्ती भी चीज हो और बढ़िया भी हो, है ना। So new procurement frameworks of multilateral like World Bank, Asian Development Bank, JICA, that is Japan International Cooperation Agency, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं सर, आपका होमवर्क है सर, आपने इसके बारे में 3-4 लाइंस लिखनी है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएन के साथ इसका लेना देना है कि नहीं है, इंडिया वर्ल्ड बैंक अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक में कौन सी कंट्री ज्वाइन हुई है, ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका पर्पस क्या है बेसिकली, ये देता क्या है, ये बैंक करता क्या है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, ठीक है। जी का जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है। तो न्यू प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क हमें ऑप्ट करने चाहिए, जो कि ये बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपको नई नई प्रोक्योरमेंट के बताती है कि हाँ यार आप हमारे से पैसे लो, हम आपका क्या कहते हैं, क्वालिटी काम करेंगे और सस्ते में काम करेंगे, ठीक है। उसके लिए लोन वगैरह देती है, ठीक है। तो सारी कुछ फैसिलिटीज हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद मेन चीज आती है सर, नेक्स्ट सर, रेस्ट मनी वापिस ना करके क्या डीएम सिटी का कुछ और बेनिफिट के लिए यूज कर सकता है? मैम यूज तो कर सकता है, लेकिन पता क्या चक्कर होता है कि सपोज करो कि बजट के अंदर ना कुछ पैसे अलॉट होते हैं, जैसे मान लो बजट के अंदर सपोज करो 10 करोड़ रुपए अलॉट हुए, कि 10 करोड़ रुपए की लागत से आपने क्या बनानी है, सड़क बनानी है, ठीक है। थोड़ी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है 1-2 करोड़ की, कि कई बार क्या होता है कि ऑन दी स्पॉट कुछ ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो 2-4 करोड़ की ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो जो डीएम होता है ना, वो बेचारा ये सोचता है कि अरे यार 10 करोड़ का बजट था, अब मैं ज्यादा मांगूंगा तो उसके मन में ना वो रहता है, डर सा रहता है, कहीं यार ये मेरे ऊपर शक ना करे कि ये बंदा करप्ट है, ठीक है ना। अब आपको मैं कुछ काम दूं कि बेटा किरण आपको ये काम करना है, ठीक है, आपको 10 करोड़ रुपए दूं। अब पहली बात तो 10 करोड़ कितनी ज्यादा, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वैसे ही बंदा
क्या कहते हैं, डरा होता है कि इतनी सारी पेमेंट है, इतनी सारी पेमेंट का मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, ठीक है, ऊपर से 4 करोड़ और लग गए, समझ रहे हो, तो वो बंदा इस चीज से बचता है, कटता है। और आपका क्वेश्चन ये है कि क्या वो बाकी मनी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं होता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब डीएम के ऊपर। ये जो पर्टिकुलर मनी होती है तो उसी काम के लिए लॉट की जाती है, ठीक है, कि इसी काम में यूज करनी है। बाकी जो बच जाते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, डीएम के ऊपर, वो किस तरह से यूटिलाइज करेगा, क्योंकि वही बजट बनाता है ना सारा कुछ, ठीक है। तो सीएम वगैरह जो पेश करते हैं, जो आपका स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ओके, तो पहले ही सब डिसाइडेड होता है इनका। और ऐसे नहीं है हमारे यहाँ के लोग की शहर के लिए कुछ करेंगे या उसको वापस कर देंगे, ऐसे नहीं करते, ये सब के सब घटिया लोग हैं। सो एनीवेज, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे देश में जैसे कि कह रहा है कि 9 लाख करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है अपील के लिए। भाई साहब, मतलब देख लो, 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग हुए पड़े हैं। अब होता क्या है सर, अब बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, उनके घर में रेड पड़ जाती है, जैसे कि देखी होगी आपने अजय देवगन की मूवी, ठीक है, रेड पड़ जाती है तो उनके घर में क्या कहते हैं, फिर वो होता कि जो बड़ा आदमी होता है वो क्या करता है, ऊपर से ऊपर अपील करता रहता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि कई बार ये इनकम टैक्स ऑफिसर गलत रेड मार देते हैं, ठीक है। उस केस में क्या होता है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को भी क्या कहते हैं, अपनी इज्जत बचानी होती है, तो फिर वो ऊपर वाले हाई कोर्ट में अपील करता है, हाई कोर्ट में नहीं बात बनती तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है, इफ रेड हैपन्स, अगर रेड लगती है तो आईटी कमीशन, जो इनकम टैक्स कमिश्नर होता है, वो अपील करता है फर्दर इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में, आईटीएटी, ठीक है। अगर वहां नहीं बात बनती, सपोज करो वहां उसको कह दिया कि भाई साहब आपने गलत रेड मारी थी भाई साहब के घर में, तो ये बेबुनियाद है, अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तो वो बेचारा उससे बचने के लिए फिर कहाँ रेड मारता है, वो मारता है फिर सीधा वो कहाँ अपील करता है, हाई कोर्ट में अपील करता है। वहां भी सपोज बात नहीं बनती तो उसके बाद कहाँ अपील करता है, वो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो कहते हैं कि 85% जो अपील्स हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है, कि यानी इनकम टैक्स ऑफिस, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसको बोला गया है कि भाई साहब आपने ही गलत रेड मारी थी, ठीक है, तो आपका ही कसूर है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है, यानी कि इनकम टैक्स जो विभाग है जैसे ही नीचे की अदालत में केस हार जाता है तो ऑफिसर अपनी गलती मानने की जगह वह ऊपर की अदालत में अर्जी डाल देता है ताकि वो बच जाए, कि उस ताकि लोग उसको ये ना कहें कि यार ये बंदा करप्ट है, इसने जानबूझ के। और आपको तो पता ही है यार, कितने सारे मिनिस्टर मिनिस्टर मिले होते हैं आपस में, बड़ी तगड़ी सेटिंग होती है और इनके साथ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठे होते हैं, सीए तक रखे होते हैं यार इन्होंने, कि कैसे ब्लैक का पैसा व्हाइट करना है, समझ रहे हो सर। तो ये चीज होती है, तो ऑफिसर बेचारे के ऊपर वो होते हैं कि यार कहीं यार मैं ना फंस जाऊं, तो इसलिए वो ऊपर की अदालत में अर्जी डाल देता है। ये समझ में आया। और टैक्स और पेनल्टी लगने के बाद और ब्याज लगने के बाद कितना ज्यादा टोटल हो जाता है उस बंदे का, देख लो आप, ठीक है। तो यानी वो कहते हैं डायरेक्ट टैक्स के, आपको पता होगा 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मर्ज होके ये सारे क्या बन गए, जीएसटी बन गया टोटल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं अपील वाले, जिसमें से 85% वाले जो केसेस हैं अपील वाले, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगे से आगे फर्दर अपील की हुई है। इतना समझ में आया सर आपको, कि मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला कितना हमारे देश में बिजनेस करना कितना मुश्किल चीज है। इसमें समझ में आया तो बताओ, आगे चलें फिर। उसके बाद वो कहते हैं कि इन्होंने सॉल्यूशन बताया कि भाई साहब अब सॉल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा कि भैया एक एक्ट बनाया जाए जिसका नाम रखें टोरा। टोरा मतलब वो नहीं टोरा जो आप चश्मा वश्मा लगा के घूमते हो, टोरा बनाते हो अपना। टोरा मीन्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट, ठीक है। यानी कि इस तरह के कानून बनाए जाए कि भाई साहब आम आदमी समझ ले, ठीक है, उसको समझ आ जाए आसानी से, उसको ज्यादा इधर उधर धक्के ना खाने पड़े, ठीक है, और फटाफट उसका काम हो जाए, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों है सर, इसकी जरूरत इसलिए है सर, सपोज करो आपको बंदूक का लाइसेंस चाहिए सर, ठीक है, आपने भाई साहब देख ली मिर्जापुर, आपने कहा कि भैया अब तो कट्टे का कारोबार करेंगे कालीन भैया की तरह, ठीक है। तो आप गए, आप भाई साहब
आपने बस कसम खा ली कि भैया गुड्डू भैया बनना है या मुन्ना भैया बनना है या कालीन भैया बनना है, आप चले गए सीधा लाइसेंस विभाग में कि लाइसेंस यूज करेंगे। तो क्योंकि आपने थोड़े बहुत तो सोफिया इंस्टीट्यूट के लेक्चर लगा रखे थे, तो इसलिए आपने कहा कि नहीं यार कायदे से काम करेंगे, लाइसेंस लेके कट्टा चलाएंगे। तो आप चले गए। अब वहां गए अफसर के पास, उसने कहा कि भाई साहब ऐसा है, फलाने गजट की नोटिफिकेशन इस डेट की वहां पे होम मिनिस्ट्री की गजट में इस डेट की नोटिफिकेशन है, कट्टे का अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो वो पढ़ के आ जाओ आप। ठीक है, उसने आपको बोला कि इट रेफर टू द गजट नोटिफिकेशन 10/5 डेटेड दिस फ्रॉम होम मिनिस्ट्री। आप मुंह उठा के चले गए। आपको वहां समझ ही नहीं आ रही भाई साहब लिखा क्या हुआ, आपको यही नहीं पता अमेंडमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, चलो किसी तरीके आप चले गए वहां पे जक मार के। ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुते आपने अनामिका मैम के इंग्लिश के लेक्चर लगा रखे थे। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या सर, बट वहां जाके देखा सर, वहां पे तो आपको रिवॉल्वर के लाइसेंस के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आपको चाहिए थी दुनाली। आपने कहा कि भैया बढ़िया वाली दुनाली रखेंगे तभी तो रोल रोप बनेगा, और नीचे रखेंगे घोड़ा काले रंग का। तो आपके पिताजी ने कहा कि आई वांट टू बाय अ राइफल फॉर माय सन। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि आप तो स्टेट लेवल शूटर की तैयारी करना चाहते हो, इसलिए आपको राइफल चाहिए, रिवॉल्वर नहीं चाहिए। ठीक है, और गजट नोटिफिकेशन में किसके बारे में सारी कहानी लिखी हुई थी, रिवॉल्वर के बारे में, राइफल के बारे में नहीं लिखी हुई थी। यानी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा सर, इस तरह से अजय देवगन की तरह आप भी करोगे, हत्ता माजी सटकली, है ना, गुस्सा चढ़ता है ना बंदे को यार, इधर उधर भेजते रहे, है ना। तो आप सीधा उसको बोलोगे अरे यार आसान भाषा में एक जगह सारी जानकारी क्यों नहीं देते, है ना, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। तो किसी दिन कोई परेशान व्यक्ति देसी कट्टे से तुम लोगों को ही शूट ना कर दे, आप गुस्से में आके फिर आप कहोगे कि सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, और इस तरह कट्टा निकाल के उसको मारने की करोगे। बट ऑब्वियस है, गुंडे किस लिए बनते हैं लोग, बदमाश किस लिए बनते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा जब हावी हो जाता है ना इंसान पे, तो उसके पास कुछ नहीं बचता, वो हथियार उठा लेता है। तो सेम प्रोसीजर है, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई साहब टोरा बनाओ, यानी ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट बनाओ। अब टोरा में क्या है सर वो बताते हैं आपको। टोरा में क्या है सर, टोरा में है सर, इससे टोरा की वजह से पहली बात, टोरा बनाने का पर्पस क्या है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, मतलब काम करना बिजनेस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आसान भाषा में सारे नियम वगैरह आपको समझ आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है। अब इस कानून में क्या है, जब ये कानून इनेक्ट हो जाएगा, वंस दिस लॉ इज इनेक्टेड, इट विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट वेबसाइट्स टू पब्लिश टोरा कंप्लायंट यूनिफाइड नोटिफिकेशन। ये सभी जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइटें हैं जो कि चलती नहीं है, ठीक है, उसमें टोरा कंप्लायंट नोटिफिकेशन आ जाएगी, किसी भी चीज से रिलेटेड, मतलब हर चीज से। इट प्रोवाइड ऑल गजट सर्कुलर रूल्स रेगुलेशन रेजोल्यूशन एटसेट्रा इन द लेटेस्ट यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड बिजनेसेस। ठीक है, यानी सारे नियम को सरल बनाकर किस पे डाला जाए, वेबसाइट पर डाला जाए, ताकि आप इजीली एक्सेस कर सको, आपको पता चल जाए हाँ भाई मेरे को रिवॉल्वर का लाइसेंस लेना है, रिवॉल्वर के ऊपर क्लिक करो, रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, दुनाली का लाइसेंस लेने के लिए यहाँ क्लिक करें, है ना, बैंक अकाउंट कैसे खोलना है उसकी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें, कुछ भी आपको जानकारी के लिए, नया बिजनेस खोलने के लिए यहाँ क्लिक करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, जीएसटी नंबर लेने के लिए यहाँ क्लिक करें, पैन कार्ड के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर इस तरह से सिंपल और सरल भाषा में बन जाए तो आसानी होगी। तो टोरा का पर्पस यही होगा कि जितने भी सारे नियम है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो या आपके आम आदमी की लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, पानी का कनेक्शन लेना है, बिजली का कनेक्शन लेना, कुछ भी लेना है आपको, सारे नियमों को सरल बनाकर कहाँ पे डाला जाए, वेबसाइट पे डाला जाए, ताकि ये ज्यादा लफड़ेबाजी मत हो, वहां शुक्ला जी पे चले जाओ तो माथुर जी पे चले जाओ। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है टोरा का, पीपल हु डज नॉट हैव टू वेट थ्रू डेकेड्स ऑफ गैजेट्स टू नो द करंट रिक्वायरमेंट फॉर स्कीम एंटाइटलमेंट एडमिशन जॉब टैक्स कंप्लायंस बिजनेस अप्रूवल लाइसेंस परमिट एटसेट्रा। ठीक है, उनको इजिली से पता चल जाए, मतलब कि जो लोग काफी समय से, मतलब कितने सालों से गजट में पढ़ने की वजह से, जिनको बेचारों को नहीं पढ़ना पढ़ना आता, ठीक है, क्योंकि जानकारी आपने इतनी मुश्किल डाल रखी है
ठीक है। कुछ भी स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन से रिलेटेड, जॉब से, टैक्स से रिलेटेड, बिजनेस अप्रूवल, लाइसेंस अप्रूवल, परमिट चाहिए आपको, तो सिंपली एक्सेस कर लें टोरा के थ्रू। ओके, एंड सब्सिक्वेंटली नो पर्सन कैन बी आस्क्ड टू कंप्लाई विद एनी रूल व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन सच गवर्नमेंट वेबसाइट। और वो बंदे को कई बार होता है ना कि यार आप जैसे बैंक में चले जाओ या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना कभी, तो वहां पता क्या करते हैं, वहां मेरे को भी एक किस्सा याद है, अभी सुनाऊंगा तुम्हारे को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात सुनाऊंगा। तो वहां कहते हैं कि अरे यार ये, हम कहते हैं कि यार ये रूल तो लिखा नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये फीस लगेगी लगेगी। हम कहते हैं कि यार लिखा तो है नहीं, लेकिन जबरदस्ती वो हमारे से मनवा लेते हैं अपनी बात। जैसे कि लिखा हुआ ना, सब्सिक्वेंटली नो पर्सन कैन बी आस्क्ड टू कंप्लाई विद एनी रूल व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन सच गवर्नमेंट वेबसाइट। सपोज करो गवर्नमेंट वेबसाइट में वो रूल अगर नहीं लिखा हुआ, तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो बंदा उसको फॉलो करे। जैसे कि लिखा हुआ, जो नियम वेबसाइट पर नहीं लिखा है उसको मानने के लिए कोई भी नागरिक बाध्य नहीं होगा। ऐसा होता है कई बार आपके साथ। कुछ से पहले तो सर हमें अवेयरनेस ही नहीं थी कि करना क्या। मेरे को अभी तक याद है, मेरे टीचर थे अमित गर्ग नाम के, वाजीराम में। तो मेरी काफी उनके साथ बनती है, इनफैक्ट अभी बात होती है। तो उन्होंने एक लाइब्रेरी खोली थी, मतलब दिल्ली में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ इनकम टैक्स का काम था। तो सर ने मेरे को पहले भेजा किसी जगह पे, वहां पे भेजा। तो वो कहते कि यहाँ पे काम नहीं होगा, आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके दूसरी जगह पहुंच गया। तो जब दूसरी जगह पहुंचा, तो कहते हैं यहाँ नहीं, उसी पहली वाली जगह पे काम होगा। भाई साहब 3 दिन मेरे साथ ऐसे ही होता रहा। चौथे दिन मैं दोबारा गया, सर ने बोला कि ऐसे ऐसे उसी उधर ही होएगा काम, मैंने सीए से बात कंफर्म कर लिया। अब मैं दोबारा उसी जगह पे गया। भाई साहब सीरियसली बता रहा हूँ, कसमी बात है, 4 लोग बैठे थे ऐसे ऑफिस में, आगे फाइल्स वगैरह रखी हुई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ही कुछ थे, कुछ मतलब किसी पोस्ट पे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, बैठे हुए थे। ऐसे बड़े बड़े पेट निकाले हुए, तोंदे निकाली हुई, बनिए टाइप के, ठीक है। तो जैसे मैं गया अंदर, तो मैं उस टाइम पूरा फूका हुआ था कि क्योंकि 3 दिन से मैं लगातार मेट्रो से कभी इधर जा कभी उधर जा, और गर्मी के दिन, जून जुलाई के दिन, एकदम गर्मी वाले। तो मैंने कहा सर ये ले लो। तो कहते कि ना ये होगा नहीं। कह रहे मैं चेक कर लेता हूँ। फिर चेक किया, आधा घंटा लगाया चेक करने में। उसके बाद कहते कि इसमें आपको यहाँ साइन करवा के लाने पड़ेंगे। मैंने कहा ये साइन हुए तो पड़े हैं। कह रहे यहाँ पे भी करवा दो। भाई साहब सीरियसली बता रहा हूँ, उस बंदे को मैंने कहा, मैं भाई साहब उस टाइम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग वगैरह पढ़ के गया था। उस टाइम आई थिंक 72 या 70 थी, आई थिंक, मेरे को ध्यान है। भाई साहब मैं चढ़ गया उस बंदे के ऊपर। मैंने कहा तुम, और रेड टेपिज्म के बारे में पूरा मैंने उसको डेफिनेशन सुना दी। मैंने कहा रेड टेपिज्म कर रहे हो यार तुम तो, है ना, और ये तुम्हारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से हमारे देश का रैंक कितनी नीचे जा चुका है, तो तुम्हारे जैसे लोग बैठे हैं। पूरा एकदम मतलब भड़क गया मैं पूरी तरह। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं फटाफट, मैंने कहा करना है करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ कंप्लेंट करने, तुम्हारी ना फाइल करता हूँ, कंप्लेंट फाइल करता हूँ। भाई साहब मैं नीचे आया, मैं 8th फ्लोर पे था, 7th या 8th फ्लोर पे था, वो नीचे आया। उसका ना भाई साहब वो बंदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला, वो फटाफट दौड़ा दौड़ा आया नीचे कि भाई साहब ये बंदा, क्योंकि फॉर्मल वॉर्मल पहन के गया था पूरा एकदम। उसको लगा कि भाई साहब ये कुछ, इसको इतनी नॉलेज वॉलेज है, ये कोई लगा लुगा तो नहीं हुआ, कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं है। वो फटाफट दौड़ा दौड़ा आया नीचे, कह रहा लाओ लो सर यहीं पे काम कर देते हैं आपका। सीरियसली। तो जब कहते हैं ना कि एजुकेशन आप पढ़ रहे हो, तो उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा। तो वो जलवा था, देखना था। तो भाई साहब सारी बंदे ने साइन वाइन करे, कह रहे ठीक है सर आपका काम हो गया, अब आ जाना। सर प्लीज टेल द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आरटी एंड टूरा। आरटी कहाँ पढ़ा है और आपने, पूरा नहीं बेटे, तोरा है। आरटी क्या मतलब, समझा नहीं मैं। तोरा ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट बेटा। आरटी क्या, आरटी कहाँ पढ़ा बेटा आपने। अच्छा रेड टेपिज्म, टेपिजियम नहीं है ये, टेपिज्म है। नहीं नहीं आरटीआई नहीं है, रेड टेपिज्म के बारे में पूछ रही है। रेड टेपिज्म के बारे में बताया तो, कि आप जैसे फाइल लेके जाते हो बैंक्स में, जो फाइल हमारी डिले होती है,
एक जगह से दूसरी जगह, जो अभी बताया ना मैंने एग्जांपल कि मेरे को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे थे बार बार, उसको रेड टेपिज्म कहते हैं। यानी फाइल जल्दी से क्लियर ना होना, उसको रेड टेपिज्म कहते हैं, देरी लगना बेसिकली कहने का मतलब है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट में क्या है कि मतलब कानून इस तरह से बनाए जाएं ताकि आम आदमी इजीली उसको पढ़ सके और एक्सेस कर सके। जैसा कि लिखा हुआ ना, वो बोल रहा है परेशान होके, अरे यार आसान भाषा में एक जगह सारी जानकारी क्यों नहीं देते। किसी दिन कोई परेशान होकर देसी कट्टे से तुम लोगों को शूट कर देगा, ठीक है ना। तो ये मकसद है इसका। तो ये बता दिया आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। पर्सन डज नॉट हैव टू वेट थ्रू डेकेड ऑफ गैजेट्स टू नो द करंट रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कीम एंटाइटलमेंट एडमिशन जॉब टैक्स कंप्लायंस बिजनेस अप्रूवल लाइसेंस परमिट एक्सेट्रा, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली नो पर्सन कैन बी आस्क्ड टू कंप्लाई विद एनी रूल व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन सच गवर्नमेंट वेबसाइट। मतलब जो रूल गवर्नमेंट वेबसाइट में नहीं लिखा हुआ है उसके उसको मानने के लिए वो नागरिक बाध्य नहीं होगा, उसको कंपल्शन नहीं होगी, मैंडेटरी नहीं होगा। समझे सर? तो ये चीज है। तो क्या क्या रिफॉर्म्स किए जाएं सर? हम सर रिफॉर्म द लेबर लॉज, जितने भी श्रम कानून है उसमें सुधार लाया जाए, ठीक है। लेबर के लॉज हैं उसमें सुधार लाया जाए। ट्रांसपेरेंसी रखी जाए सर डिसीजन मेकिंग। ये बातें ना बड़ी अच्छी लगती हैं, लिखने में बहुत अच्छी लगती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल पता हो, ऐसा होता नहीं। और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कि गवर्नमेंट कम हो और गवर्नेंस काम ज्यादा हो। मतलब कहने का मतलब है बंदे कम हो और काम ज्यादा हो। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, बड़ी अच्छी लाइन है, कई बार आप यूज कर सकते हो पेपर में, मेंस में। ये दिमाग में रखना, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ठीक है, देश में सुधार आएगा। और हमने और क्या क्या किए हैं, जैसे हमने अभी रिसेंटली कई सारे जो बेफालतू की ऑर्गेनाइजेशन थी उनको शट डाउन किया है, जैसे कि ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, इसको हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। बिना मतलब से बकैती ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ऐसी बेफालतू की लोगों की नियुक्तियां कर रखी हैं, कुछ काम दाम हो नहीं रहा, वहां पे चाय बीड़ी सिगरेट पी के पकोड़े पकोड़े खा के समोसे खा के शाम को आ जाते हैं पेट वेट सा निकाल के, फिर कहते हैं हमारे पेट कैसे निकल रहे हैं। कॉटन एडवाइजरी बोर्ड ये खत्म कर दिया भाई साहब। जूट एडवाइजरी बोर्ड, और भाई साहब कपास में किस चीज की एडवाइस चाहिए, कॉटन में किस चीज की कपास एडवाइस चाहिए आपको, ऐसे ही बिना मतलब के बोर्ड बना रखे हैं। तो ये शट डाउन किए हैं मोदी गवर्नमेंट ने, ओके। और नेशनल फिल्म जैसे कि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसके कई सारे यूनिट्स थे उनको इकट्ठे मर्ज कर दिया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है, बेसिकली मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। जैसे कि ये वाले यूनिट्स मर्ज कर लिए हैं, जैसे कि फिल्म डिवीजन होगी, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म्स आर्काइव्स ऑफ इंडिया, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, ओके। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर दिया गया किसमें, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, एनएफडीसी में, ओके। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए सर। चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए चैप्टर। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट तो हो रहा है सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें रैंकिंग वगैरह, उसके कंपोनेंट्स वगैरह, ये सब पढ़ने हैं। एक बार देख लीजिए, कुछ डाउट हो तो। आगे चलते हैं फिर। बताइए सर, कोई डाउट हो तो। हाँ जी मैम, कोई डाउट हो तो। अरे बोलिए। तो चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं सर, बिना टाइम वेस्ट किए। तो चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं सर, इकोनॉमिक सर्वे के। तो अभी तक यानी हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं सर। पिछले 5 चैप्टर में कुछ भी डाउट हो ना, वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए जहां तक मेरे को लगता है,
फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चा क्वेश्चन रेज करता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं हर टाइम व्हाट्सएप का रिप्लाई, आपका इंस्टेंट रिप्लाई ना दे पाऊँ। मैंने कई बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बेचारे, वो मैं सर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, सर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, इस तरह के ना वो खतरनाक इमोजीज, गंदी गंदी शक्लें, उदास वाली, इस तरह से भेजते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स की टेम्पर मत लूज कीजिए, बी पेशेंट, हैव सम पेशेंट। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, वो बात अलग है, एक आधे दिन में देरी हो सकती है, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी इस चीज की। तो इकोनॉमिक सर्वे का सब चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं, जो कि है हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज फाइनली। जो चैप्टर नंबर 5 की हेडिंग है वो है हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज फाइनली, यानी हेल्थ केयर ने भाई साहब अब लाइमलाइट ले ली है, अब हेल्थ केयर के बारे में गवर्नमेंट सोचने लग गई है, ठीक है। इस चैप्टर का निचोड़ क्या है सर? इस चैप्टर का निचोड़ ये है, जिस्ट ये है सर, सैलियंसी सैलेंसी बायस वेयर पॉलिसी ओवरवेट्स अ रीसेंट फिनोमिना, यानी टिकटॉक भेड़चाल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, आपने देखा होगा, आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो, टिकटॉक भी यूज किया ही होगा, आपने देखा होगा एक तरह की वीडियो बनाता है एक बंदा, उसके बाद उसकी देखा देखी सारे वैसी वीडियो बनाने लग जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, जैसे इंस्टाग्राम पे देखे होगे, पीछे गाना चल रहा था ब्राउन मुंडे, तो सारे के सारे ही ब्राउन मुंडे बन रहे हैं, है ना। वो बेशक काले मुंडे हो या सफेद मुंडे हो, तो सारे के सारे ब्राउन मुंडे, है ना। मतलब भेड़ चाल वाली है ना हमारे देश में। टिकटॉक में भी ये एक मैं देख रहा था, एक बंदा क्या करता है टिकटॉक पे, अभी वो इंस्टाग्राम पे भी है, मतलब वो करता क्या है सर, वो सिर्फ खाता है, खाना खाता है, और वो खाना बहुत ज्यादा खाता है, चिकन ही खाता रहता है, चिकन लॉलीपॉप, चिकन लेग पीस, शायद देखा हो, वो गंजा सा आता है। उसकी देखा देखी 3-4 लोग ऐसे ही काम करने शुरू कर दिए, मतलब ढेर सारा खाना अपने सामने रख लेते हैं और वो खाते रहते हैं, और लोग उसी को लाइक कर रहे हैं भाई साहब, मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो इस तरह की कहानियां चल रही हैं। तो यानी भेड़ चाल, हमारे देश में है ये बीमारी भेड़ चाल वाली, आप में भी होगी, है ना, इस तरह की भेड़ चाल वाली। तो उसकी वजह से, तो ये भेड़ चाल वाली बीमारी शुरू से ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलियंसी बाइस, यानी कि वेयर फॉल पॉलिसी ओवरवेट्स अ रीसेंट फिनोमेना, मतलब कि हमारे देश में अभी क्या चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, ठीक है। अभी लोगों के दिमाग में कोरोना है कि भाई साहब कोरोना वाली फीलिंग, कोरोना की बीमारी चल रही है, अब कोरोना से रिलेटेड है ना, उसी उसी चीज में ही घुस गए हम सारे सारे। इंडिया भाई साहब मास्क था नहीं जब पिछले साल कोरोना हुआ था, अभी आप देख लो हमारे इंडिया में पता नहीं कितने ज्यादा यूनिट्स खुल गए हैं मास्क बनाने के, पीपी किट्स बनाने के। पीपी किट्स समझते हो ना, वो जो पहन के ड्रेस यार डॉक्टर वो पेशेंट को वो करता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको पीपी किट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मतलब कि मार्केट में जो चीज चल रही है उससे रिलेटेड ही सारे बंदे वही काम करने लगे हैं। जैसे कोरोना काल में तो सारे के सारे 24 घंटे सारे, हम तो सारे के सारे भाई, जितनी भी कंपनी अपना काम धंधा छोड़ के हम तो मास्क बनाने लगे हैं। आपको पता हो कि अ, जो वो है, एक सेकेंड यार, एलजी की कंपनी देख लो, हिमालय की कंपनी, डिटोल की कंपनी, साबुन छोड़ के भाई साहब मास्क बनाने लग गए हैं, ठीक है, पीपी किट बनाने लग गए हैं। तो 24 घंटे 24x7 मास्क बनाने लग गए हैं, पीपी किट बनाने लग गए हैं, क्योंकि भेड़चाल वाली कहानी है ना हमारे देश में कि भाई साहब अभी कमाई हो रही है, मास्क की बिक रहे हैं, मास्क ही बना लो, मास्क में करोड़पति बन जाओ, ठीक है। वो बात अलग है, हमने भी बनाए थे। 24/7 वी विल फोकस ऑन रेस्पिरेटरी डिसीज रिसर्च ओनली, कि भाई सब कोरोना से सांस लेने की बीमारी होती है, ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सी क्या कहते हैं, डॉक्टर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी किस पे रिसर्च करने लगी है, रेस्पिरेटरी डिसीज पे। मतलब कि रेस्पिरेटरी डिसीज पे फोकस कर लो तो हम जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है सर? सपोज करो कि भाई साहब कोरोना की जगह कोई और बीमारी आ जाए, जैसे कि ब्लैक फंगस आ गई, उसमें आंख में अंधे हो जाते हैं ना, ऐसा कुछ है हमारे इधर ही बगल में ही सहारनपुर के आसपास एक बंदे को ब्लैक फंगस हो गई थी, तो उसकी आंख निकालनी पड़ गई थी, ठीक है। जैसे कि लिखा हो, बट व्हाट इफ नेक्स्ट पेंडेमिक इज ऑफ अ टोटल डिफरेंट टाइप, जो अगली बीमारी हो वो भाई साहब अलग ही लेवल की हो, उसकी अलग ही कैसेट चल रही है। तो इस वजह से
क्या किया गया है इस चैप्टर में, ये बताया गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में यानी हेल्थ सेक्टर में जो सरकारी खर्चा है यानी जो जीडीपी है वो 3% जीडीपी मतलब हमारा किसको दिया जाएगा, हेल्थ सेक्टर को दिया जाएगा। इसमें ये कहा हुआ है कि 3% जीडीपी करना चाहिए ताकि गरीब की जेब पर कम बोझ हो। ठीक है, मतलब इस तरह से इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएं, हर हॉस्पिटल में वार्ड बनाया जाए कि सपोज करो कि लोगों को अचानक से पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो इस तरह की हमारे पास सुविधाएं हो, हेल्थ सेक्टर हमारा इम्प्रूव हो। आपको पता हो शायद हमारे सूफी इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी सारे वेंटिलेटर्स वगैरह लगाए गए, ठीक है, ताकि जो गरीब आदमी है वो वहाँ मतलब उसका इलाज विलाज हो, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर दी जाए क्योंकि हॉस्पिटल्स पूरे फुल हुए पड़े हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का निचोड़ है, यानी हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज फाइनली। ये समझ में आया, सैलियंसी बाइस का मतलब समझ में आया? हाँ, सैलियंसी बाइस का मतलब समझ में आया? टिकटॉक भेड़ चाल की जो भेड़ चाल होती है, मतलब जो कहानी चल रही है कोरोना के बारे में, तो सारे कोरोना से रिलेटेड ही काम हो रहे हैं। तो इसमें नुकसान इसका ये बताया कि अगर सपोज करो बीमारी कोई दूसरी आ गई, आप भाई साहब सारी उम्र होगी पढ़ रहे हो कि सिर दर्द की ये बीमारी, सिर दर्द हो जाए तो ये करना चाहिए, सिर दर्द हो जाए तो वो करना चाहिए, ये खाना चाहिए, पता चले हो पीएचडी तो कर लिया आपने सिर दर्द के ऊपर, बीमारी आपको लगी पेट दर्द की। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि भाई साहब हर सेक्टर में आपको पता होना चाहिए। तो यूपीएससी करने का पर्पस ही यही है। यूपीएससी में सारे सब्जेक्ट्स क्यों होते हैं कि आप भाई साहब जब डीएम बन जाओगे ना तो आपको हर सेक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब वहां आपसे पूछ लें कि सर ये आजकल ना टिकटॉक पे बड़ी अभद्र वीडियोस बन रही हैं और आप वहां शर्मा रहे हो, सर मेरे पास तो एंड्रॉयड फोन ही नहीं है, मेरे तो पापा ने कहा हुआ वो टिक टिक वाला फोन यूज करो। ऐसे नहीं, आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब हर चीज के बारे में पता हो तभी वो एक अच्छा डीएम बन सकता है। इसलिए सारे सब्जेक्ट्स होते हैं यूपीएससी में। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में इस चैप्टर में क्या चीज है सर? डाटा ऑन पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पर, पब्लिक हेल्थ पर। मेंस में जीएस पेपर 1 में पॉवर्टी और डेवलपमेंटल इश्यूज, जीएस पेपर 2 में सोशल सेक्टर पॉलिसी स्कीम्स और डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन वीकर सेक्शन, जीएस पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ, जीएस पेपर 4 में गवर्नमेंट बजटिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जैसे कि हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट 3% खर्च करेगी, जीडीपी का 3% खर्च करेगी किसके ऊपर? हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? ये जो टिकटॉक वाली भेड़ चाल है यानी सलियंसी बायस है, ये महंगे महंगे वर्ड्स हैं, ये आपके दिमाग में ऐसे घुस जाने चाहिए इस तरह के। सपने में भी मम्मी हिला के पूछ लेना सलियंसी बायस क्या होता है, उसको बता देना मम्मी को अपनी। टिकटॉक वाली भेड़ चाल मतलब जो भेड़ चाल कर रहे हैं, जैसे हमने कोरोना वाला एग्जांपल लिया, तो वो कहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है भैया? इसका सोल्यूशन ये है सर, every hospital may be equipped so that at least one ward in the hospital can be quickly modified to respond to a national health emergency। मतलब कि हर हॉस्पिटल में एक वार्ड ऐसा होना चाहिए जिसको हम जल्दी से जल्दी उसमें बदलाव लाके उसको एक प्रॉपर वगैरह जितने भी हेल्थ इक्विपमेंट्स वहाँ पे जरूरी चाहिए वो सब पहुंचा दिए जाएं और उसको इमरजेंसी के लिए यूज किया जाए। कोई भी हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए अगर, जैसे कि अभी कोरोना वाली आई थी, है ना, कई अस्पतालों में जगह नहीं थी पेशेंट्स की, लोग सड़कों पे हैं, देखे होंगे आपने न्यूज वगैरह देखी हो। तो वो कहता है कि हर अस्पताल में एक वार्ड ऐसा हो जो ऐसी महामारियों के लिए इस्तेमाल हो सके। ठीक है सर। दूसरी चीज क्या है सर? वाइल केयरिंग फॉर नॉर्मल डिसीजेज इन यूजुअल टाइम्स। ठीक है, हालांकि सामान्य समय में जब नॉर्मल पीरियड चल रहा है उसमें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए उसका इस्तेमाल हो। ठीक है ना, नॉर्मल टाइम में तो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, नॉर्मल बीमारियों के लिए। लेकिन अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाए यानी नेशनल हेल्थ इमरजेंसी अगर आ जाए तो उस केस में उस वार्ड को चेंज करके हम लोग उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए यूज करेंगे। ओके, उसके बाद आता है सर जैसे कि इसमें डाटा दिया हुआ है कि जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया,
हार्ट अटैक हो गया, डायबिटीज होगी, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है, यानी जिनका जल्दी से संचार हो जाता है। और कम्युनिकेबल डिसीजेस एग्जाम्पल बताएगा कोई, जैसे HIV, एड्स, कोरोना, ये कम्युनिकेबल डिसीजेज है ना। इवन की कोल्ड कफ, ये भी कम्युनिकेबल डिसीजेज है। वायरस होता है, जब आपको जुकाम होगा ना, कभी घर में नोटिस करना, आपको जुकाम होगा ना, अगर घर में फिर रहे हो तो आपके थ्रू किसी और भाई बहन को या मम्मी पापा को, किसी न किसी को हो जाएगा आपके थ्रू, जिसके आसपास आप ज्यादा घूमोगे। कभी नोट किया हो तो ध्यान दो। तो वो कहते हैं कि हम लोग अभी जैसे कि कोरोना आया तो हम लोग सारे कम्युनिकेबल डिसीजेस के ऊपर फोकस करने लगे हैं, और हालांकि नजरअंदाज कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को, जो कि जिसमें इंडिया टॉप 10 में है। इंडिया में जो लोग मैक्सिमम मर रहे हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से मर रहे हैं, याद रखना। कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज एग्जाम्पल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। यानी गैर संचारी बीमारियों में भी कई लोग मरते हैं, ये रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च में ये पाया गया। ओके, उसके बाद सर मेन दिक्कत कहाँ आती है सर, इस चैप्टर में बताया हुआ है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों में टकराव। इसका मतलब क्या है सर, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। भाई साहब बड़ी महंगी बात है, समझदारी वाली बात है, ध्यान से समझना। इसमें प्रिंसिपल कौन है सर, पेशेंट आप हो सर, आप बीमार आदमी हो, ठीक है। एजेंट कौन है, एजेंट वो डॉक्टर है, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है सर। अब सपोज करो सर, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने कहा कि सर मेरे को ना जुकाम है, या सपोज करो मेरे सिर दर्द हो रहा, भाई साहब आप ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, मतलब दुनिया जहान की आपको टेस्ट लिख के भेज देगा। ऐसा होता है कई बार, बिना मतलब कि टेस्ट लिख के भेज देता है। हालांकि आप कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप सपोज करो कि अब मैंने ऑलरेडी टेस्ट करवा लिए हैं, ठीक है, तो उस केस में वो कहेगा कि नहीं यार दोबारा टेस्ट करवा के आओ, मेरे को यकीन नहीं है, और फलानी लैब में जाना है आपने, और उसी लैब में आपको टेस्ट कराना है। ऐसा होता है कई बार, आपने देखा होगा यार, अपने घर में किसी का टेस्ट करवाने गए हो तो आपको कहते हैं नहीं नहीं उस वाली टेस्ट से कराओ, वो सही करते हैं। यहाँ जबरदस्ती आपको कहेंगे टेस्ट कराओ यार कराओ, है ना। तो इसको कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, यानी हितों में टकराव, यानी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ये खराब होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ, पैथोलॉजी लैब्स, दूसरी लैब्स होती हैं और फार्मा कंपनीज होती हैं गिविंग कमीशन टू डॉक्टर। ये तो पता ही होगा आपको, डॉक्टर को कमीशन मिलती है। डॉक्टर पर्टिकुलर ब्रांड की दवाई आपको लिख के कहते हैं कि इसी ब्रांड की लेनी है तभी ठीक हो गया, और आपके दिमाग में भी ये बात घुस जाती है कि भाई साहब और इसी की दवाई लूंगा तभी ठीक होऊंगा। और कोई कई बार होता है ना कि आप केमिस्ट के पास जाते हो, केमिस्ट आपको बोलता है कि अरे यार सेम साल्ट की दे देता हूँ लेकिन सेम कंपनी की नहीं मिलेगी, लेकिन आपके दिमाग में रहता है कि भाई साहब मैंने अगर सेम कंपनी की नहीं ली ना तो मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसा वैसे होता नहीं है, साल्ट सेम होना चाहिए। तो डॉक्टर तो वही ब्रांड लिखते हैं जिनसे उनकी कमीशन बंदी होती है, और लैब में उसी लैब में भेजेंगे जिनसे उनकी कमीशन बंदी हो। जैसे वो नीचे लिखते हैं कि वो फलाने लैब वाले को मेरी पर्ची दिखा देना कि डॉक्टर गुप्ता ने ये लिख के रिकमेंड किया कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, LFT, ये सब बिलीरुबिन, ये जो जितने भी टेस्ट वेस्ट होते हैं, ओके। पैथोलॉजी लैब्स एंड फार्मा कंपनीज गिविंग कमीशन टू डॉक्टर्स, ठीक है। सो अननेसेसरी टेस्ट एंड मेडिसिन प्रिस्क्राइब, दुनिया जान गया अननेसेसरी टेस्ट और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इन गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर डिलीवरी ऑफ पुअर वुमेन, यानी गवर्नमेंट स्कीम्स हमारी इसमें बताया गया कि पहले तो ये बताया गया कि क्या कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के बारे में, डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप के बारे में किस तरह से खराब होते हैं। दूसरी ये चीज बताई गई है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी है कि जो क्या कहते हैं पुअर वुमेन के लिए, जो गरीब औरत है उसके लिए क्या क्या प्रावधान है। उसके लिए प्रावधान है, आपको पता हो कि जो भी महिलाएं हैं उनको, सपोज करो किसी की लड़की होती है तो उसको गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो उसको कुछ हर महीने 2-2 हजार या 3-3 हजार रुपए देती हैं, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट की स्कीम है इस तरह की फॉर द डिलीवरी ऑफ पुअर वुमेन। और आपको पता हो कि जो जब औरत प्रेग्नेंट होती है, जब उसका बच्चा होने वाला होता है, ठीक है, तो उस केस में अगर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस केस में डॉक्टर के पास कम पैसे आपके लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिजेरियन है, यानी सिजेरियन समझते हो, पेट में से निकालते हैं बेबी को, अगर वो केस है अगर आपका, तो उस केस में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे डॉक्टर को। जैसे कि लिखा हुआ है, इफ नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर गेट लेस रोकड़ा, है ना, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी, उसको कोई चीर फाड़ी नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर सिजेरियन होगा यानी ऑपरेशन से होगा अगर बच्चा, तो उसको ज्यादा रोकड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। सो ओवर यूज ऑफ सी सेक्शन,
ये समझ में आया, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया कि किस तरह की धांधली हो रही, किस तरह से कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दो एग्जांपल दिए मैंने आपको, एक तो पैथोलॉजी लैब्स और फार्मा कंपनीज का, और दूसरा ये डिलीवरी वाला। ये समझ में आया सर? देखो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और उसको यूज कहाँ करनी है हमने, डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप में, जिसको नाम क्या दिया गया, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। देखो आपको ये सब चीज पता है, आप लोग ये सब चीज, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करना है ना। मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई मैं रॉकेट साइंस चीज पढ़ा रहा हूँ कि भाई साहब रॉकेट का फ्यूल ये होता है, इसके फलाने इंजन में आपको ये तेल भरना है सिंपल चीज है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है पेपर में, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यही है सारी कहानी, कुछ भी नहीं है ये, यूपीएससी में कुछ भी नहीं है, क्या चीज है, मारो देख के, ठीक है। तो आज ही रात को खत्म कर लेना ये सब। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैंने आपको एग्जांपल बताया। हाँ, उसके बाद सर वो कहता है ये क्या कहते हैं, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो ये कहता है कि भाई साहब जैसे रेस्टोरेंट पर आप जाते हो, तो जैसे खाना अच्छा नहीं लगा तो जोमेटो पर आप रिव्यू कर देते हो ना, कि नेगेटिव फीडबैक देते हो कि यार यार खाना बेकार था। आपने कई सारे देखे होंगे, जैसे सपोज हमने एग्जांपल लिया एक्सोन फायर करके एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, इसके कितने हैं 4.5 रेटिंग्स मिली हुई हैं, ठीक है, 354 रिव्यूज है। तो रिव्यूज से आप पढ़ लेते हो, कई बार अमेजोन वगैरह पे भी आप क्लिक करते हो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसके नीचे रिव्यूज लिखे होते हैं, लोगों के पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अरे नहीं यार ये चीज बेकार है या अच्छी है। ऐसा देखते हो, कभी देखा हो आपने अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी स्टार्स वगैरह, हाँ ये सब चीजें, और खाना मंगवाते हो, तो वो कहता है कि भाई साहब अगर रेस्टोरेंट पर खाना अच्छा नहीं लगा तो जोमेटो पर नेगेटिव रिव्यू डाल सकते हैं। तो डॉक्टर के साथ भी ऐसा होना चाहिए कि यार ये डॉक्टर तो भाई साहब लूटता है, इस डॉक्टर की दवाई से मेरे को आराम नहीं आया, ये तो बिना मतलब के टेस्ट लिख देता है। ऐसा होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है, और आपको पता भी है सारी कहानी, लेकिन आपके मगज में नहीं है वो चीज, है ना। लेकिन हमने जब इकोनॉमिक सर्वे कराया तो आपको जानकारी दी कि भाई साहब इस तरह की भी तो चीज हो सकती है। तो थिंक लाइक एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। आपको अपने आसपास देखो कि यार क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, और उसको किस तरह अपने क्वेश्चन की आंसर राइटिंग में किस तरह फ्रेमिंग करनी है उस चीज की, है सिंपल ही चीज, बस आपको फ्रेमिंग करनी है उसकी कि यार ये चीज तो हम वहां पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर का भी रिव्यू होना चाहिए कि यार फलाना डॉक्टर ऐसा है। ये तो पुलिस स्टेशन में भी होना चाहिए कि पुलिस स्टेशन हमारे देश का लॉ एंड, हमारे पर्टिकुलर शहर का लॉ एंड ऑर्डर कितना बेकार है, पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस की सुनवाई नहीं है, उसके रिव्यूज वगैरह होने चाहिए कस्टमर के, है ना, लोगों के, आम नागरिक के, ताकि भाई साहब डॉक्टर अवेयर हो जाएं, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर वाले पुलिस वगैरह वो भी अवेयर हो जाएं कि ये वाला पुलिस वाला तो घूस लेता है। तो ये चीज को आप देखो कि कितनी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ। ये चैप्टर अभी और भी है थोड़ा सा, मैं कल बताऊंगा, और चैप्टर नंबर 4 कल करेंगे। इसमें बताओ कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आया यार? देवियों और सज्जनों समझ में आया आपको? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया, टोरा के बारे में बताया आपको, सेलियंसी बायस कितना महंगा सा वर्ड है, लेकिन उसका मतलब क्या है वो आपको निचोड़ बता दिया। तो कहने का मतलब है कि अपने आसपास देखो, चीजों में बदलाव देखो, क्या करना चाहते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर फ्रेमिंग करो, किस तरह से आपने अपने वर्ड्स में सजाना है और किस तरह से उसकी फ्रेमिंग करनी है। ओके, तो सर जैसे कि आपको पता है कि हमने दूसरे बच्चों की क्लासेस लेनी है, तो उनका टाइम होने वाला है 20 एक मिनट तक। तो हाँ, पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। 5 की मैं कल करूंगा, मैं चैप्टर नंबर 6 और 7 की मैं कर देता हूँ। ओके, ये मैं कर देता हूँ। तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। तो थैंक यू सो मच यार क्लासेस लगाने के लिए।